afternoon to online students. Good afternoon to offline students. So I think we should start the class. So first topic of the day is moonlighting. Moonlight. मूनलाइट से नाम याद आया, हमारे स्कूल में ना एक पीएन होता था, उसका नाम था चंद्र प्रकाश। ठीक है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते थे मूनलाइट। तो ये मून लाइटिंग जो है, चंद्र प्रकाशिकता है। ये मून लाइटिंग क्या है? कि सन की तरह मून भी लाइट देने लग जाए, उसको हम कैप्चर करेंगे, उससे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। या जो हनी मून लाइट में हो, क्या वो है ये मून लाइट है? तो पक्का क्लियर होगा आपको एग्जाम। रैंक आएगी नीचे से। तो मून लाइटिंग क्या है? बेसिकली आपके पेपर 3 इकोनॉमी का पार्ट है ये। तो हुआ क्या कि आपने न्यूज़ सुनी होगी कि विप्रो ने जो है 300 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, एंड सिमिलरली अदर कंपनीज इन आईटी सेक्टर आर आल्सो डूइंग द सेम। सो दे आर रिमूविंग द एम्प्लॉयज, क्योंकि वो मून लाइटिंग कर रहे थे। तो मून के अंदर जो है पार्टी कर रहे थे, ऐसा नहीं है। तो जिसकी वजह से जो बेसिकली ये ज़्यादातर एम्प्लॉयज जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जिनको भी निकाला गया वो क्या कर रहे थे? वर्क फ्रॉम होम। और रिसेंटली एक कंपनी है आईटी में, डीएक्सी, उसने भी कहा कि अगर एम्प्लॉयज मून लाइटिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम इन फ्यूचर एंड हो जाएगा। वर्क फ्रॉम होम जो है इट इज गोइंग टू स्टे, बिकॉज इट इज बेनिफिटिंग बोथ कंपनी एंड एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इसी चीज को पढ़ते हैं, हम समझते हैं। तो पहले तो आपको एक ये वर्ड समझना पड़ेगा इस टॉपिक को समझने के लिए। दिस इज द वर्ड फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग, ठीक है। एक होता है आपका एम्प्लॉय, जो आपका एक परमानेंट एम्प्लॉय है, उसको आप फिक्स सैलरी देते हो, फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं उसके, कि भाई 10 से लेके 5 बजे तक की जॉब है। ठीक है, सैटरडे संडे की छुट्टी होगी, क्लियर। हॉलीडेज उसको कौन सी मिलेंगी, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, दिवाली, होली, एक्सेट्रा, फिक्स होता है सारा। उसको सैलरी इंक्रीमेंट कब मिलेगा, सब कुछ फिक्स होता है। और वो जो एम्प्लॉई है वो आपके सिवा कहीं और काम नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा होता है एक फ्रीलांसर। दूसरा कौन होता है? फ्रीलांसर। इसका क्या काम होता है कि ये किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन से अटैच नहीं होता, ये फ्री होता है और प्रोजेक्ट बेस्ड जो है अपनी सर्विसेज देता है। ठीक है, और उस सर्विसेज के वो पैसे चार्ज करता है। सो इट इज बीइंग अटैच्ड टू, यू कैन से, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से क्या है? अटैच्ड। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी सर्विसेज देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक तो आपकी कंपनी का खुद का सी है जो आपकी कंपनी के लिए काम करेगा। मान लीजिए सैमसंग का खुद का सी है, वो तो उसका एम्प्लॉय हो गया। लेकिन एक सी है जो अपनी कंसल्टिंग फर्म चलाता है और जो भी उसको अपने रिकॉर्ड्स देगा उसकी वो ऑडिट करेगा, उसके हिसाब से पैसे लेगा। तो ये क्या हुए? फ्रीलांसर्स। ठीक है। या कोई आपकी कंपनी का खुद का ग्राफिक डिजाइनर है, उसको आप सैलरी देते हो, आप उससे जो काम करवाओगे वो करेगा। एक ग्राफिक डिजाइनर है डेट इज फ्रीलांसर, उसको प्रोजेक्ट बेस पे आप दोगे कि ये प्रोजेक्ट है, इसके ये पैसे हैं, और वो आपको ग्राफिक डिजाइन करके दे देगा। या आप और सिंपल एग्जांपल लो, मूवी एक्टर्स, वो क्या है? फ्रीलांसर्स। कोई भी प्रोडक्शन हाउस उनसे हायर करके काम करवा सकते हैं, तो वो क्या है? फ्रीलांसर्स। एक होता है कि प्रोडक्शन हाउस का खुद का एक्टर जो किसी और प्रोडक्शन हाउस में काम नहीं करेगा, सिर्फ उसी के लिए काम करे, तो क्या वो फ्रीलांसर है? नहीं, वो फ्रीलांसर नहीं।
ठीक है। तो फ्रीलांसर जो है बाय कॉन्सेप्ट इटसेल्फ पर्सन इज फ्री टू एंगेज विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। बाय डेफिनेशन इट इज गोइंग टू वर्क विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फ्रीलांसर को फायदा ये होता है कि वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और मल्टीपल जगह से पैसे कमाता है और काम के हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है। नुकसान ये होता है कि उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि सेम क्लाइंट जो है उसको वापस सर्विसेज दे ना दे, कभी भी उसको हटा दे, है ना। कोई सैलरी इंक्रीमेंट एक्सेट्रा उसकी नहीं है, समझे। तो ये उसका डिसएडवांटेज होता है कि कोई उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, कोई इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला उसको, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं मिलने वाला, फिर प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको पैसे मिल रहे हैं, क्लियर। तो ये दो कॉन्सेप्ट समझ आए आपको। अब आपको समझ आएगा ये मून लाइटिंग क्या होती है। मून लाइटिंग किसकी होगी, फ्रीलांसर्स की या परमानेंट एम्प्लॉइज की? परमानेंट। अगर ये फ्रीलांसर की होती फिर तो कोई इशू था ही नहीं। फ्रीलांसर बाय कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज फ्री टू एंगेज विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, इज ऑटोनोमस टू एंगेज विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, समझ आई। तो ये मूनलाइट जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट एम्प्लॉइज है, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है कोई एक्स्ट्रा काम करना स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं मूनलाइटिंग। अब आप कहोगे इसको मूनलाइटिंग ही क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस टर्म गेट प्रेवलेंट इन यूएसए। वो इसलिए क्योंकि जो ऑफिस में जाते थे वर्कर्स या एम्प्लॉइज, वो क्या करते थे कि 9 से 5 वहां पे काम करते थे, 1-1.5 घंटा मान लीजिए घर आने में लग गया, कोई आधे घंटे का रेस्ट लिया, 8 बजे फिर कहीं और काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यानी वो अंडर द मून लाइट दे आर वर्किंग, तो इसीलिए इसको क्या बोलते थे, मून लाइटिंग, ठीक है। इसके आप एग्जांपल्स ले सकते हो कि मान लीजिए कोई पर्सन है वो 10 से लेके 5 बजे तक जो है किसी मॉल में काम कर रहा है एज अ गार्ड, ठीक है, या एज अ पार्किंग को मैनेज करने का काम कर रहा है, और शाम को जो है वो एज अ वॉचमैन काम कर रहा है रात को। तो ये क्या है, मून लाइटिंग। कि सुबह 10 से लेके 5 बजे तक आप सेल्समैन का काम कर रहे हो, ठीक है, और रात को जो है सपोज आप स्वीपर का काम कर रहे हो कि सड़कें साफ कर रहे हो, तो ये क्या है, मून लाइटिंग। या कोई टीचर है वो स्कूल में पढ़ा रहा है 2 बजे तक, उसके बाद प्राइवेट ट्यूशन या किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है, तो वो क्या है, मून लाइटिंग। कोई डॉक्टर है वो सरकारी नौकरी भी कर रहा है 2 बजे तक 4 बजे तक, उसके बाद अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहा है, तो वो भी क्या है, मून लाइटिंग। वो भी क्या है, मून लाइटिंग। तो मून लाइटिंग एज सच कुछ जो है नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इट वॉज बीइंग देयर इन द सोसाइटी फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और मून लाइटिंग लोग क्यों करते हैं, मनी के लिए, एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, बिकॉज एक्सपेंसिस ज्यादा है और इनकम कम है, स्पेशली इन दिस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, जहां के आपके खर्चे कभी कंट्रोल होंगे ही नहीं, क्योंकि आपके नए खर्चे क्रिएट कर दिए जाएंगे और आपको पता भी नहीं चल जाएगा कि कब वो आपकी लाइफ का जो है एसेंशियल एक्सपेंडिचर बन चुका है। आपके दादा को कभी मोबाइल खरीदना था या उसको 3 साल बाद फिर से रिप्लेस करना था? नहीं, उनके खर्चे कम थे। लेकिन अब मोबाइल फोन जो है आपका एसेंशियल एक्सपेंडिचर बन गया, है ना, कि आपको एक अच्छा मोबाइल फोन भी चाहिए और उसको और 3 साल बाद आपको रिप्लेस भी करना है विद अ न्यू फोन, है ना। तो इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी यू विल फाइंड कि एवरीबॉडी इज ओवरबर्डन विद एक्सपेंडिचर, हाई एक्सपेंसिव। तो उसी को कवर करने के लिए लोग जो है फिर क्या करते हैं, मून लाइटिंग, या फिर पैसों के लालची, ठीक है, तो करते हैं, समझे। या वर्कहोलिक है, उनका डोपामिन वर्क से निकल रहा है, तो ये मून लाइटिंग है। तो अब मून लाइटिंग क्यों जो है न्यूज में आया, क्योंकि पहले आपने
सुना होगा कि आईटी सेक्टर में जो है लोग गधों की तरह काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, दे आर सेइंग दैट वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एक्सेट्रा। पहले आपने सुना होगा कि आईटी एम्प्लॉइज को जो अच्छी खासी सैलरी मिलती है, कोई 2 लाख कोई 3 लाख रुपए महीना, वो कहते हैं कि सैलरी तो मिलती है लेकिन काम हमसे 3-3 करोड़ का लेते हैं। उस 3 लाख रुपए देने के चक्कर में वो जो है हमसे 16-16 घंटे काम करवाते हैं, बोरिंग काम करते हैं, कोडिंग का एक्सेट्रा, जिसमें जो है कोई इंसेंटिव, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। और वही आईटी एम्प्लॉइज जो है अब मून लाइटिंग कर रहे हैं, वही कोडिंग जो उनको मोनोटोनस लगती थी, बोरिंग लगती थी, वो अपनी मर्जी से 2-2, 3-3 ऑर्गेनाइजेशंस में कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ कोविड-19। कोविड-19 वर्क फ्रॉम होम मिला एम्प्लॉइज को, तो आने जाने का थोड़ा टाइम बचा उनका, ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, और दे हैव यूटिलाइज दिस टाइम टू गेट इंगेज विद अदर कंपनीज आल्सो। क्योंकि देखो क्या होता है कि अब वर्क फ्रॉम होम है, उससे एम्प्लॉय को क्या फायदा होता है? उसका टाइम बचाता है, अपने कैजुअल लुक में जो है वो अपना काम करता रहता है एक्सेट्रा। लेकिन सबसे बड़ा उसको फायदा क्या मिलता है ना, कि अब 10 से 5 या 6 बजे तक उसको ऑफिस में बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब वो वही काम 4 घंटे में कर सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन को बोलेगा कि उसमें 8 घंटे लगेंगे, है ना, अभी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, और उस 4 घंटे को सेव कर सकता है टू डू वर्क इन अदर ऑर्गेनाइजेशन, इजंट इट? अब एम्प्लॉय जो है ऑफिस में आया 8 घंटे, उसके 3 घंटे तो छुट्टे में ही चले जाएंगे, चाय छुट्टे में, क्योंकि हर आधे घंटे बाद एक छुट्टा चाहिए, चाय चाहिए, फिर उसमें गॉसिप होगी, सभी की चुगलियां होगी, ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ की, फिर जाके थोड़ा बहुत मन लगेगा काम में, जब तक मन लगेगा जब तक नए छुट्टे, नए राउंड की बारी आ जाएगी, है ना, यही चलता है। अब घर पे बैठा है वो, बीवी ऊपर है, छुट्टा ला नहीं सकता, तो सारी एफिशिएंसी कहां लगेगी? काम पे, इजंट इट? समझे? दूसरा जो है ह्यूमन साइकोलॉजी भी होती है, क्या उसको पता है कि इस काम के 3 लाख तो मिलने ही मिलने, तो उसको आधा ही करो, पैसे तो पूरे मिलने। अब वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से एंगेज्ड है, उसको लगता है कि इस काम को जल्दी करूंगा, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का काम करूंगा तो 6 लाख रुपए आएंगे, इसको जल्दी करूंगा तो एक और जगह हाथ फंसा के रखूंगा तो 9 लाख रुपए आएंगे, तो इसलिए वो काम वो क्या करेगा? जल्दी जल्दी, है ना? तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी थी। फिर आप कहोगे कि फिर ऑर्गेनाइजेशन को तो इससे नुकसान हो रहा है वर्क फ्रॉम होम से, फिर ऑर्गेनाइजेशन क्यों वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करेगी? ये ऑर्गेनाइजेशन भी तेज है, उसका बिल्डिंग के लीज का खर्चा बच गया, एसी बिजली का खर्चा बच गया, उसका जो कॉफी मशीन लगानी पड़ती थी उसको स्टाफ की कॉफी के लिए, है ना, उसका खर्चा बच गया, इजंट इट? तो सारे खर्चे बच गए ना उसके। सेकंड जो है, वर्क फ्रॉम होम के नाम पे जो है वो वर्क फ्रॉम होम पे है कि भी बंदा 8 घंटे या 6 घंटे या 9 घंटे काम करेगा, तो उससे 24 घंटे काम करा रही है। फिर रात के 11 बजे मेल डाल दिया कि सुबह 6 बजे तक ये पीपीटी रेडी होनी चाहिए, सुबह 8 बजे तक ये प्रेजेंटेशन रेडी होनी चाहिए, है ना। अनरियलिस्टिक डेडलाइंस डाल दी कि परसों तक ये काम हो जाना चाहिए, बल्कि उस काम में करने में 7 दिन लगेंगे, लेकिन उसको बोल दिया कि 2 दिन में करके थे। अब इंसान जो अपना नींद चैन सब सेक्रीफाइस करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगा हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी तेज थी कि एम्प्लॉय से 8 घंटे की जगह वो 14 आवर्स के काम लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एम्प्लॉय खुश था कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, ठीक है भाई, उसको मान लीजिए दिन में मन कर गया कि नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखनी है, वो सीरीज देख रहे हैं, वो अपना प्रोजेक्ट वो रात को कंप्लीट कर लेगा, या दिन में जो है मान लीजिए उसको अपने बूढ़े माँ बाप को दिखाने जाना है, डॉक्टर को दिखाएगा, उसके बाद अपना काम पूरा कर लेगा। तो उसको भी क्या मिल रही है? फ्लेक्सिबिलिटी इन दी वर्क आवर्स। देने तो 8 घंटे है ना, जो तो ना कि 10 से 5 ही देने हैं, आप रात के 7 से लेके रात के 3 बजे तक दे दो, बात तो आपको 8 घंटे देने हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो कोई भी 8 घंटे दे दो दिन के, दैट्स अप टू यू, समझे। तो इस वर्क फ्रॉम होम का बेसिकली एम्प्लॉइज ने फायदा उठाया, और उन्होंने जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंगेजमेंट की। और ये किन एम्प्लॉइज की बात हो रही है? जो परमानेंट थे, जो
परमानेंट। अब कोई इंप्लॉई है, मान लीजिए एक तो नॉर्मल, मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट है एक्सेट्रा, एक उसको आपको हायर करना हो और एक कहे कि मैं इन्फोसिस में काम कर रहा हूं, उसको हायर करना हो, तो आप किसको हायर करोगे? इन्फोसिस वाले को, क्योंकि आपको लगेगा कि ही इज एक्सपीरियंस्ड, ही इज ट्रेन्ड बाय द इन्फोसिस, है ना। और इन्फोसिस की इसके पास कुछ सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी होगी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगी, है ना। इन्फोसिस किस तरीके से काम करती है वो सीखने को, समझने को मौका मिलेगा, और उसी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ा देंगे, है ना। तो ये जो परमानेंट एम्प्लॉई है इन्फोसिस के, मान लीजिए, या विप्रो के एक्सेट्रा, दे गेट वेरी इजी एम्प्लॉयमेंट इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस, वेरी इजी एम्प्लॉयमेंट। तो उसी का उन्होंने फायदा उठाया। अब मान लीजिए, अब वही एम्प्लॉई अभी तो सर्विंग है, मतलब अभी तो करंट एम्प्लॉई है, मान लीजिए वो एक्स एम्प्लॉई हो जाए, मतलब कि वो रिजाइन करके फिर जॉब ढूंढे, तब उसको इजी मिलेगी, डिफिकल्ट मिलेगी? रिलेटिवली, कंपैरेटिवली अब डिफिकल्ट मिलेगी ना। तो अब आप सवाल पूछोगे कि तुम क्यों छोड़ के आए इन्फोसिस, या इन्फोसिस ने तुम्हें क्यों निकाला, है ना। अब सैलरी पैकेज, सैलरी नेगोशिएशन में भी टाइम लगेगा कि आप चाहोगे जो इन्फोसिस में आपको मिल रहा था उससे ज्यादा आपको मिले या उसके बराबर मिले। लेकिन अगर आप इन्फोसिस में काम कर रहे हो तब कोई एक्स्ट्रा काम मांग रहे हो, तब आप आधे पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि 3 लाख तो वहां से आएगा, एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए यहां से 20-50 हजार में जो काम मिलता है ले लो, कुछ पैसे जुड़ेंगे, कम तो नहीं होंगे, है ना। अगर आप रिजाइन करके फिर नेगोशिएट करोगे, फिर आपको कहोगे कम से कम मुझे 3 लाख तो चाहिए चाहिए, समझे। और ये कम पैसे वाले काम काम मिलेंगे छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में, स्टार्टअप्स में, जो अभी अभी बिजनेस स्टार्ट हुई है, वहीं पर आपको ये छोटे मोटे काम मिलेंगे और कम पैसों में मिलेंगे। तो इससे फायदा किसको होगा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को या छोटी ऑर्गेनाइजेशन को? छोटी ऑर्गेनाइजेशन को। और नुकसान किसको होगा? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसलिए विप्रो ने फिर 300 लोगों को निकाला। समझ आई? क्लियर है? अब सवाल उठता है, इस पे बहुत डिबेट हो रही है ट्विटर पे एक्सेट्रा, काफी डिबेट हो रही है इस पे कि वेदर मून लाइटिंग शुड बी परमिसिबल और नॉट, वेदर मून लाइटिंग शुड बी अलाउड और नॉट। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसका क्वेश्चन भी आ जाए। इस बार वर्क फ्रॉम होम पे पूछ लिया क्वेश्चन पेपर 1 में, इस बार मून लाइटिंग पे पूछ लें, पेपर 1 में, 2 में, 3 में, कहीं भी पूछ सकती है वो यूपीएससी। एथिक्स में पूछ ले, आपको केस स्टडी बना के दे दे मून लाइटिंग पे कि आप विप्रो के मैनेजर हो या आईटी कंपनी के मैनेजर हो, आपके एम्प्लॉइज मून लाइटिंग कर रहे हैं, सो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन यू विल टेक, और व्हाट आर द एथिकल इश्यूज यू आर फाइंडिंग इन दिस सिचुएशन। अब आप रात को लेट आते हो घर पे 1 बजे, आपके फादर कुछ नहीं बोलते, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आपको पापा को पता नहीं है कि आप क्या करके आए हो। समझ रहे हो? पता उनको सब होता है। ठीक है। तो उसको भी पता होता है बॉस को कि वो जल्दी कहां भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, क्यों प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ एंड ऑल। कुछ टाइम के लिए आप जो है इस चीज को छुपा सकते हो, कोई 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, लेकिन कभी ना कभी तो बात बाहर आई। ठीक है? क्योंकि इसका रीजन देखो, मैं आपको बताता हूं इसका पता कैसे चला अब तो। जैसे प्रोविडेंट फंड करता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि 1% सैलरी का आप पे कटता है, मतलब जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज है, तो 14% मान लीजिए प्रोविडेंट फंड कट रहा है, तो 14,000 मान लीजिए आपकी सैलरी से कटेगा, आपको कितने मिलेंगे? 86,000, और 14% ही इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर देगा, यानी 14,000, तो यानी टोटल कितना हुआ? 28,000। उसको अलग से प्रोविडेंट फंड में डाल दिया जाएगा। ये पैसा आपका है 28,000, ये 28,000 आपको विद इंटरेस्ट कब दिया जाएगा? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, समझ आई? तो प्रोविडेंट फंड था ये, विप्रो काट रही थी,
तो जब विप्रो जो है प्रोविडेंट फंड डाल रही थी अपने एम्प्लॉइज का उनके अकाउंट में 14,000 रुपीज मान लीजिए, तो देखा कि उस इंप्लॉय को अदर ऑर्गेनाइजेशन से भी प्रोविडेंट फंड मिल रहा था। समझे? उस इंप्लॉय के अकाउंट, क्योंकि क्या है कि अभी सभी इंप्लॉइज को ना एक यूनिक आईडी दे दी है गवर्नमेंट ने, उससे जो है आपको लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, तो उस आईडी को जो है चेक कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन भी कि उसको पहले कितना किस ऑर्गेनाइजेशन से प्रोविडेंट मिला है या और किस ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है एटसेट्रा। ठीक है, तो इसलिए विप्रो ने जब उन एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड आईडी को चेक किया तो उसमें पाया कि ना सिर्फ सेम मंथ में विप्रो से उनको प्रोविडेंट फंड मिल रहा था बल्कि अदर ऑर्गेनाइजेशन से भी प्रोविडेंट फंड मिल रहा था। तो वहां से उनको पता चला कि दे आर मूनलाइटिंग। समझे? तो कहने का मतलब सच तो बाहर कभी ना कभी आना ही। समझे? तो अब सवाल उठता है कि ये मूनलाइटिंग के आर्गुमेंट्स फेवर में क्या है, अगेंस्ट में क्या है? व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस टॉपिक? पहले फेवर में डिस्कस करिए, अगेंस्ट में? फेवर में हर एम्प्लॉय की दुखती नब जाइए। चलो, फेवर में क्या है मूनलाइटिंग के? एक्स्ट्रा अर्निंग टू द एम्प्लॉइज, कि एम्प्लॉइज आर अंडरपेड। ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन खुद उसको अच्छे से पैसा नहीं देगी तो वो तो अपना पैसे कमाएगा, है ना? तो इसलिए उसको एक एक्स्ट्रा अर्निंग होगी थ्रू मूनलाइटिंग। तो इससे कंपनी को ही फायदा है मूनलाइटिंग से, कि वो कम सैलरी में इंप्लॉइज एंगेज कर लेगी, है ना? उसको पता है कि जो उसको इनकम की जो एक्सपेक्टेशन है उसकी, भाई मेरी इनकम जो है पर मंथ 3 लाख होनी चाहिए, तो उसको पता है कि मैं 1 लाख दूंगी तो वो अदर ऑर्गेनाइजेशन में काम करके अपनी जो वो 1 लाख की एस्पिरेशन है पूरी कर लेगा। ठीक है, और है? कैसे? चलो, उसको ऑप्शंस मिल रहे हैं काफी सारे। ठीक है, उसको थोड़ी जॉब सिक्योरिटी भी वहां से मिलेगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसके पास है। फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम मैनेजमेंट, उसको काम दिया जा रहा है तो पहले किस ऑर्गेनाइजेशन में करना है, दूसरी का किस करना है, वो अपने हिसाब से कर लेगा। हाँ, स्किल इंप्रूव होगा। आप जितनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो उतनी ज़्यादा आपको लर्निंग्स मिलती हैं, डिफरेंट वर्क कल्चर से आपको जो है अकस्टम्ड होने का मौका मिलता है, आपको जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट लर्निंग्स मिलती है। इवन काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आप आईटी प्रोफेशनल हो, आपने ग्राफिक डिज़ाइन का जो है कोर्स कर लिया, फिर आप ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विस दे रहे हो आफ्टर योर वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो इससे आप नई नई स्किल्स लर्न कर सकते हो। इससे फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं आता कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोडिंग की सर्विस दे रहे हो, आफ्टर वर्किंग आवर्स आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, फिर आपको इससे इंसेंटिव मिलता है कि आप नई स्किल्स लर्न करो और उसकी जो है आप फ्रीलांसिंग करो। ठीक है, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा, ज्यादा इनकम रेज होगी। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपीरियंस ट्रेंड एम्प्लॉइज की जो है सर्विसेज मिलेगी, और फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी। जो एक पर्सन है प्राइम ब्रेड अर्नर है, उसकी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है, तो वो अपने बच्चों के एजुकेशन एक्सपेंसेस, अपने माँ बाप के हेल्थ एक्सपेंसेस एक्सेट्रा मीट कर पाएगा। ठीक है, तो सोशो इकोनॉमिक इंपावरमेंट ऑफ फैमिली होगा। और पीछे से बताओ, अब आगे तो बहुत पॉइंट आगे। ठीक है, हाँ जी। तो मून लाइटिंग के आपको और क्या बेनिफिट दिखते हैं या क्या आर्गुमेंट है फेवर में मून लाइटिंग के? वो हो गया पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। और बताओ, एक पॉइंट तो आएगा, देखो फिर क्लास यही रुकी रहेगी। हाँ, तो उसको जॉब सेट हैप्पीनेस आएगी। नहीं, एक बार रुको, देखो फॉर्मेट क्या है डिस्कशन का कि आप पॉइंट बोलोगे, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा बाकी बच्चों के लिए। ठीक है, समझ आई? आपके पॉइंट से मैं समझ जाऊंगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मैं नहीं समझा तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि आपका पॉइंट क्या था। ठीक है, आपको एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है उसको। हाँ, क्या बता रहे थे आप? हाँ, तो आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। मान लीजिए एक जॉब आप रखना चाहते हो फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि यहाँ से जो है घर चल रहा है, और दूसरी जॉब आप कर रहे हो अपने पैशन के लिए,
कि आप दिन में कोडिंग कर रहे हो, रात को जो है बार में जाके गिटार बजा रहे हो, अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, ठीक है। पैशन भी तो चीज होती है, इट कैन नॉट बी जज्ड बाय मनी, मनी सब कुछ नहीं होती है ना। इसमें हैप्पीनेस बढ़ेगी, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी आपकी, कि कोडिंग आप कर ले होंगे, है ना। कि पापा के कहने पे इंजीनियर बन गए, पापा भी खुश, आप भी खुश, है ना। और नहीं, वो नहीं कर सकते, नहीं वो नहीं कर सकता। हाँ, अपने फ्री टाइम को जो है प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। वरना इंसान को क्या होता है कि जैसे ब्यूरोक्रेट की बात कर रहे हो, 5 बजे के बाद समझ ही नहीं आता कि टाइम पास कैसे करें। अगर आप किसी भी बैंक एम्प्लॉय को देखोगे, स्पेशली जो मैनेजरियल क्लास है, और आप भी आईएएस बन जाओगे, आपकी पोस्टिंग आएगी मान लीजिए दूसरे स्टेट में, तीसरे स्टेट में, वहां आपका कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि आप जूनियर से साथ बिठाओगे नहीं, और सीनियर के साथ बैठ नहीं सकते, है ना। कंटेम्प्रेरी के पास आपके पास टाइम नहीं है, अब वहां पे लोनलीनेस बहुत फील करोगे। 5 बजे जो है आप मान लीजिए ऑफिस से फ्री हो गए, उसके बाद क्या करोगे, सारा दिन पड़ा भी, है ना। तो फिर लोग क्या करते हैं, शराब पीना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, पीपल गेट एडिक्टेड टू अल्कोहल, टाइम पास करने के लिए, फ्री टाइम पास करने के लिए। हाँ, दिस इज द रीजन। तभी तो यूपीएससी आपसे इंटरव्यू में पक्का पूछेगी व्हाट इज योर हॉबी, वो रीजन इसीलिए है कि आप अपने आफ्टर वर्किंग आवर्स या बिफोर वर्किंग आवर्स या अपनी हॉलीडेज को अपने हॉबीज में टाइम चैनलाइज कर सको। कि आपको पेंटिंग पसंद है तो आप पेंटिंग करो, सिंगिंग पसंद है सिंगिंग करो, आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद है वो करो, जिमिंग पसंद है जिमिंग करो, योगा करना पसंद है योगा करो, एंड ऑल। सो दैट्स व्हाई देयर शुड बी हॉबीज। यही तो मिडिल क्लास जल्दी करती है। मिडिल क्लास हॉबीज को क्या समझती है, वेस्टफुल एक्टिविटी, ये तो टाइम पास है। और उसकी जब रियलाइजेशन कब होता है उसको, बुढ़ापे में, करने को कुछ नहीं होता, है ना। खाली टाइम इतना पड़ा है, पास कैसे करें उसको, है ना। कोई हॉबी हो तो उसमें अपनी एनर्जी चैनलाइज कर लें। अब रतन टाटा है, वो भी बुजुर्ग हो रहे हैं, वो अपनी हॉबी चैनलाइज कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को हॉबी में चैनलाइज कर रहे हैं, पियानो प्ले करते रहते हैं 4-4 घंटे। लेकिन हमारे बुजुर्ग क्या करेंगे कि बच्चा दे दो, उसी से खेलते रहेंगे, उसी से टाइम पास करते रहेंगे, है ना। बताओ उनके फ्री टाइम के लिए उनको, अरे सच में यही होता है वो है? हाँ, वो खिलौना नहीं मतलब, अरे इसको पॉइंट में बना के लिख सकते हो आप, दैट्स द रियलिटी ऑफ इंडियन फैमिलीज। यार माँ बाप क्या, अरे जब शादी होगी तब पता चलेगा कि जब कि पहली रात में माँ जो है दिया जला के बैठ जाएगी बाहर कि मेरे को बच्चा चाहिए। क्योंकि उसको अपना उसको दिख रहा है कि उसका बुढ़ापा आ रहा है, वो टाइम पास कैसे करेगी, समझ रहे हो। तो अब ये फ्री टाइम है, आप चाहे अपनी हॉबीज में कर लो, हॉबीज अच्छी बात है, लेकिन कितना हॉबीज करोगे। दूसरी बात जो है, आपको वो पैसे अर्न करके नहीं दे रही। लेकिन अगर आप मून लाइटिंग करते हो तो अपने फ्री टाइम को प्रोडक्टिवली चैनलाइज कर सकते, समझे। और कैसे, चलो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हो जाएगी, स्टेबिलिटी वही उसी में आ जाएगा, ठीक है। किसी का कोई लोन है एक्सेट्रा, वो आराम से चुका देगा, तो फाइनेंशियली साउंड हो जाएगा पर्सन। वो उसी पॉइंट में आप ऐड ऑन कर सकते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाले में एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद जो है, अब इंप्लॉई है, वो 10 से 5 काम कर रहा है, उसने कमिट कर दिया कि मेरी जिंदगी के 10 से 5 आपके, मंडे टू फ्राइडे, यानी मेरी जिंदगी में जो भी मंडे से लेके फ्राइडे के डेज होंगे, उसमें 10 से 5 बजे का टाइम आपको, लेकिन 10 से पहले का टाइम, 5 बजे के बाद का टाइम, ये तो मेरा है ना, इसमें मैं कुछ मर्जी करूं, तुम्हें क्या, है ना। इंप्लॉई है, कुछ स्लेव तो नहीं है कि 24 घंटे तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे, इजंट इट। तो ये भी एक आर्गुमेंट है इन फेवर ऑफ मून लाइटिंग। क्लियर, समझ आई। और
आर्गुमेंट अगेंस्ट क्या आएंगे? हेल्थ इशू, हेल्थ इशू नहीं, रूल याद रखो, पहले वो पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा फिर आपके वाला एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? हेल्थ इशू आएगा, स्पेशली मेंटल हेल्थ इशू, कि पीपल विल फील ओवरबर्डन विद द वर्क, स्ट्रेस फील होगा वर्क में, है ना? और उसके बाद फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं कि आप कितना टाइम काम कर लोगे, तो रोबोट या मशीन तो हो नहीं, मशीन को भी रेस्ट देना पड़ता है, वो भी गर्म हो जाती है, उसको लगातार काम कराओगे वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगी अगर लगातार उसको चलाओगे, ठीक है? और क्या कह रहे थे? अब तो फैमिली के साथ आपको क्वालिटी टाइम कॉम्प्रोमाइज होगा, फैमिली रिलेशन स्ट्रेंड होंगे, ठीक है? डिवोर्सेस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा बढ़ सकता है, क्लियर? फ्रस्ट्रेशन बच्चों में ही निकलेगी, ठीक है? परफॉर्मेंस भी कम होगी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परफॉर्मेंस। अब आप जो है 16 या 18 घंटे काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको परमानेंटली रखा है उसको आप अपनी हाईएस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, यानी वो जो आपको पैसे दे रही है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, उसके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे, है ना? ये भी इशू आएगा कि नहीं आएगा? कि अगर उसने आपको 3 लाख रुपए दिए हैं तो उसको आप 3 लाख का काम नहीं दे रहे, उसको आप जो है 1 लाख का या 1.5 लाख का सेक्टर काम दे रहे हो, तो ये क्या हुई? इनजस्टिस हुई टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन। और अच्छा कि वही बात होगी ना सीक्रेसी अमंग दी, हाँ, जो कंपनीज का जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो लीक हो सकता है टू दी अदर ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्ट्रेटजी बनाई थी कंपनी ने, है ना, वो आप लीक कर दोगे टू इट्स राइवल्स, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो रहा है कि आप एक टाइम में दो नामों पे पांव रख रहे हो, ठीक है? और हॉबीज के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है ना, जो आर्गुमेंट अगेंस्ट है वो ये है कि यू कांट हैव द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, यू कांट हैव द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। देखो फ्रीलांसिंग का आपको क्या देती है कि यू कैन एंगेज विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कैन अर्न फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन प्रोजेक्ट बेसिस। परमानेंट एम्प्लॉयमेंटशिप आपको क्या देती है कि सैलरी कम होगी, देखो फ्रीलांसिंग में ज्यादा पैसा बनता है, फ्रीलांसिंग में ज्यादा पैसा बनता है और वर्किंग आवर्स भी कम होते हैं, कि आप 4 या 5 आवर्स की वर्किंग आवर्स में मान लो आप 4 या 5 लाख कमा रहे हो, तो अगर आप परमानेंट काम करोगे तो उसी जो वो 4-5 लाख रुपए है वो आपको 8 घंटे की मेहनत में मिलेगा। इनफैक्ट परमानेंट काम करोगे तो आपको 3 लाख रुपए मिलेगा और 8 घंटे काम भी करना पड़ेगा, लेकिन फ्रीलांसिंग करोगे तो 4 घंटे के काम में आप 4 से 5 लाख कमा लोगे। तो फ्रीलांसिंग में वर्किंग आवर्स कम होते हैं और पैसे ज्यादा होते हैं, लेकिन परमानेंट का फायदा क्या होता है कि फ्रीलांसर को मान लीजिए 2 महीने कोई काम ही नहीं मिला, तब एवरेज क्या होगी? बराबर। और मान लीजिए 2 साल काम नहीं मिला तो फ्रीलांसर इज नाउ वनरेबल। लेकिन परमानेंट जो एम्प्लॉय होता है उसको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, उसके पास सोशल सिक्योरिटी भी होती है इन द नेम ऑफ प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ठीक है? समझ आई? तो यहां पे मून लाइटिंग के थ्रू एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं? फ्रीलांसिंग की तरह मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंगेज हो रहे हैं और परमानेंट एम्प्लॉय वाले भी बेनिफिट उठा रहे हैं कि परमानेंटशिप भी है इन दी एम्प्लॉयमेंट एंड एट द सेम टाइम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से भी एंगेज है। अगर वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं तो उनको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, उनको क्या करनी चाहिए? फ्रीलांसिंग। समझे? ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर? डाल सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट वाला ऐसे तो वही बात होगी ना, कोई मोटा बंदा है वो 4 रोटी फालतू खा रहा है तो यानी किसी और की खा रहा है वो
ऐसा नहीं होता यार, मतलब आप जो है केक का साइज बड़ा रखो कि जिसको जितना खाना है खाए, ठीक है। हाँ, पेट सबका भरना चाहिए। हाँ जी, क्या चीज? लेबर? अब कोई एक आदमी बिल्कुल काम ना करे तो बैलेंस नहीं हो गया। कि वो उस पर्सन का काम करे जो बिल्कुल काम नहीं करता, या जिस बंदे को अपने एंगेज भी कर लिया फिर भी कोई काम नहीं कर रहा, है ना? तो उसकी भी तो कोई एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आप किसी को ये तो नहीं मना कर सकते ना कि तुम ज्यादा काम क्यों कर रहे हैं। आप ये राशनिंग तब कर सकते हो व्हेन देयर इज एब्सोल्यूट शॉर्टेज ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, एब्सोल्यूट शॉर्टेज की बहुत ज्यादा कमी है, काम है ही नहीं, तब आप राशनिंग कर सकते हो कि भाई एक बंदा एक ही काम करेगा। जो कोई अपनी मर्जी से 2-3 काम करना चाहता है तो उसको अलाउड करना पड़ेगा, है ना? अब आप पढ़ रहे हो 16 घंटे मान लीजिए दिन में, आपको बोला जाए कि 8 घंटे ही पढ़, दूसरे के 8 घंटे क्यों पढ़ रहे? आप पढ़ना चाहते हो 8 घंटे की जगह 12 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है? मना तो नहीं कर सकते ना किसी को। तो इसलिए अगर उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है तो यू हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ द केक, ताकि वो अच्छे से सब में बढ़ सके। समझे? क्लियर है? अब मान लो आप दिन में कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, रात को आपका नाइट कैफे चलता है, रात को आप नाइट कैफे चलाते हो, उसमें आपने 10 बंदे और इंगेज किए हुए हैं, एम्प्लॉय किए हुए हैं, तो आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया या आपने किसी का एम्प्लॉयमेंट टेक अवे किया बाय वर्किंग इन द नाइट? तो इस तरीके से हमें नहीं सोचेंगे, ठीक है? क्लियर है? और वही इसका सबसे बड़ा आर्गुमेंट है कि यू कांट टेक द बेस्ट ऑफ द टू वर्ल्ड्स। इफ यू वांट टू रिमेन फ्री, इफ यू वांट टू एंगेज विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, देन डू द फ्रीलांसिंग, ठीक है? समझ आई? और इंडिया में क्या मूनलाइटिंग लीगल है? देखो, फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, एक फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, वो प्रोहिबिट करता है कि फैक्ट्री लेबर को ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट नहीं करवा सकते। नो फैक्ट्री लेबर कैन बी फोर्स्ड टू डू ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट, टू डू ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्या कहता है? हाँ, सुनो भी, नो फैक्ट्री लेबर कैन बी फोर्स्ड टू डू ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट। तो पहले क्या होता था कि फैक्ट्री लेबर्स का क्या होता था? एक्सप्लॉयटेशन। क्या होता था? एक्सप्लॉयटेशन। उनका शोषण होता था, तो उनसे जो है डबल काम करवाते थे कि सुबह जो है मेरी राइस मिल में काम कर लियो, शाम को व्हीट मिल में, व्हीट फ्लोर मिल में, ठीक है? तो वो नहीं करवा सकते कोई भी फैक्ट्री ओनर, ठीक है? तो लेबर जो है दिन में एक ही फैक्ट्री में काम करेगा, चाहे वो दिन में कर ले या रात को, ठीक है? समझे? तो यहां पे वर्ड क्या यूज किया हमने? फोर्स एंड आल्सो फैक्ट्री लेबर। तो फोर्स वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि आप वॉलंटरली ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, आप वॉलंटरली ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। सेकंड, कि ये लॉ जो है सिर्फ फैक्ट्री लेवल पे एप्लीकेबल है, सिर्फ फैक्ट्री लेबर पे एप्लीकेबल है। तो क्या आईटी इंप्लॉइज फैक्ट्री लेबर है? नहीं, इसलिए ये लॉ आईटी इंप्लॉइज पे एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है? सो देयर इज नो अदर लॉ विच रेगुलेट्स मूनलाइटिंग। मूनलाइटिंग किसी भी लॉ में डिफाइन नहीं है, ठीक है? सिर्फ एक टर्म यूज हुई है, ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज एक्ट 1948, वो भी सिर्फ फैक्ट्री लेवल पे ही एप्लीकेबल है, ठीक है? समझ आई? तो यानी इट इज लीगली परमिसिबल टू डू मून लाइटिंग, बट इट इज अनएथिकल on the part of employees to do the moonlighting. If they want to do moonlighting, then they should opt out of the permanent employeeship of the organization and do the freelancing, ठीक है? समझ आई?
और फिर कंपनीज क्या करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लेती है एम्प्लॉय से कि आप किसी और राइवल कंपनी में काम नहीं करोगे, या आफ्टर या बिफोर वर्किंग आवर्स किसी और कंपनी में या कोई और काम नहीं करोगे, यू विल डेडिकेट योरसेल्फ टू द ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो इसलिए एम्प्लॉय जो है कॉन्ट्रैक्ट बाउंड हो जाते हैं टू रिमेन कमिटेड टू सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन से कमिटेड नहीं होना चाहते तो रिजाइन कर दें। तो आप कह रहे थे ब्यूरोक्रेट, जो आपसे एग्रीमेंट लिखवाया जाएगा, जो आपका सिलेक्शन होगा कि यू विल नॉट डू एनी एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द वर्किंग आवर्स। ठीक है, अगर आप कोई और काम करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, समझे, क्लियर। फिर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी का और तब आप मूनलाइटिंग करते हो तो वो क्या होगा, फ्रॉड, चीटिंग। अगर कोई नहीं है देन यू आर अलाउड टू डू सो, तब आप मूनलाइटिंग कर सकते हो। क्लियर है। यूके यूएसए में भी अलाउड है मूनलाइटिंग, वहां के भी लॉज परमिट करते हैं। यूएसए में तो जो क्या है कि डिफरेंट वर्क से आपको डिफरेंट इनकम हुई है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपको डिफरेंट इनकम हुई है, तो उसका जो है उस पर आपको टैक्स यूएस गवर्नमेंट को देना होता है, उस पर टैक्स यूएस गवर्नमेंट को देना होता है। ठीक है, तो यूएस गवर्नमेंट जो है आपके डिफरेंट इनकम्स पे डिफरेंट टैक्स लगाएगी। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या है कि क्या हमें मूनलाइटिंग को बैन कर देना चाहिए बाय लॉ? देखो, इट शुड बी अप टू दी कंपनी कि वो परमिट करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। ठीक है, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट इन एडवांस विद द एम्प्लॉय कि वेदर द मूनलाइटिंग विल बी अलाउड और नॉट। सेकंड क्या है कि मूनलाइटिंग अलाउड करनी चाहिए, बट मेक श्योर कि एम्प्लॉय को मेक श्योर करना चाहिए कि वो किसी राइवल कंपनी में काम नहीं करेगा और वो अपनी कोई डिफरेंट स्किल सेट ऑफर करेगा इन दी मूनलाइटिंग वर्किंग आवर्स। कि अगर रात को वो मूनलाइटिंग कर रहा है तो सुबह मान लीजिए वो कोडिंग करे, रात को ग्राफिक डिजाइन करे। ठीक है, सुबह मान लीजिए वो किसी बैंक में काम कर रहा है, शाम को मान लीजिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है। ये अलाउड करना चाहिए क्योंकि यहां पे कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा ना हो कि सुबह पीएनबी में काम कर रहा है, शाम को एक्सिस बैंक में काम कर रहा है, ये ना हो, दैट इज कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो स्विगी है, स्विगी कहती है कि मूनलाइटिंग कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड परफॉर्मेंस वाइल वर्किंग फॉर मी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए और जो मेरे वर्किंग आवर्स है उसमें तुम काम नहीं कर सकते। जो मतलब अगर 10 से 5 कह रही है कि स्विगी कह रही है कि मेरे लिए काम करना है, तो उस दौरान तो आप जोमेटो में या किसमें, जोमेटो में एटसेट्रा काम नहीं कर सकते, लेकिन 10 बजे से पहले और 5 बजे के बाद कर सकते हो। लेकिन जब 10 से 5 मेरे लिए काम करोगे, स्विगी कहती है, तो उस वक्त जो है आपकी परफॉर्मेंस अंडरमाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है।